अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम चाहते हैं कि आप खैरियत से हों, क्योंकि जो मौसमी तब्दीली ने जो हमें कहते हैं ना कि बेखैरियत की जो वजह बता दी है वो यही है कि पाकिस्तान में मौसमी तब्दीली जो है वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। सुनने में ये आ रहा था कि पिछले कई सालों में हम देख रहे थे कि वेदर जो है हर साल जो है वो चेंज हो जाएगा, हर साल वेदर पैटर्न्स में तब्दीली आएंगी। इस साल अभी आपको पता है कि मई का महीना है और मई के महीने में 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आम तौर पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। दैट मीन कि हीट वेव्स कितनी ज़्यादा हैं, हीट स्ट्रोक्स होने का खदशा हो रहा है और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। वो इसलिए कि जो लोग जो हैं वो जो दोपहर के पीरियड के अंदर जो है घरों से बाहर निकलते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, जिनकी सेकंड शिफ्ट होती है, तो उनको सबसे ज़्यादा मसला होता है और हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक जो होने का खदशा भी और लोगों को हो भी रहा है। वेदर पैटर्न की हमने हर साल जो है बात भी की और बार बार हम बात करते हैं और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जो है अपनी मौसमी तब्दीली की वजह से मुतासर हुआ है। और इसके साथ साथ मुतासर तो वो हो रहा है, NDMA की तरफ से अलर्ट्स भी जारी कर दी गए हैं, मगर अलर्ट्स जो है एक हद तक जो है इंसान जो है महसूस कर सकता है। वो इस वजह से क्योंकि आपकी जो डेली लाइफ है, आपकी जो रूटीन है, आपका जो लाइफस्टाइल है, वो तो नहीं रुक सकता, वो तो चलता रहता है। 11 बजे से लेके 4 बजे के अंदर जो दौरानिया है वो इतना संगीन है कि लिटरली मैं ऑफिस से जाती हूँ घर, क्योंकि मैं 11 बजे फ्री हो जाती हूँ नॉर्मली, तो सबसे ज़्यादा तपिश धूप की जो होती है वो 11 से लेके 4 बजे तक होती है। ख़वातीन चाहती हैं कि बच्चों के स्कूल के आने से पहले पहले अपने तमाम काम कर लें, और मगर आपको पता है कि स्कूल के भी लास्ट डेज रह गए हुए हैं, तो उनके लिए भी एक तरह से कहते हैं कि साई ऑफ रिलीफ होगा कि वो जो तमाम काम हैं वो अपने जो हैं वो शाम में शिफ्ट कर दें। शाम के वक्त भी आपने देखा है अगर निकलते हैं तो लू चल रही है, और अगर हम पूरे मुल्क के मौसम की बात करें तो स्टैट्स की अगर बात करें तो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, खैरपुर, नवाबशाह, दादू, उमरकोट और थरपारकर शामिल है, शदीद गर्मी की लपेट में। ऐसे इलाके हैं जहां जो टेम्परेचर्स हैं 43, 44, 45 तक तजावुज़ करने का भी इम्कान है। इसी तरीके से जनूबी पंजाब की व्यूअर्स बात करें तो उसके अजला बहावलपुर, रहीम यार खान, उसके साथ DG खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बिहाड़ी, लोधरा और लाहौर समेत कई शहरों में जो है दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज़्यादा जो है रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो जो एरिया है वो थोड़ा ड्राई एरिया है, वहाँ जो है ग्रीनरी थोड़ी कम है और हमेशा से ही सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर वहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है और जाता भी है। तो इसमें जाफराबाद है, डेरा मुराद जमाली है, झलमक्सी है, लसबेला है, पंजगोर समेत कई इलाकों में भी शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के है। माहिर के मुताबिक जो मौसमी तब्दीली है ये पाकिस्तान के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुकी है और बन भी गई है। बहुत से इस पे जो हैं NDMA, PDMA की तरफ से अलर्ट्स भी दिए जा रहे हैं, इमरजेंसी भी नाफिज की जाती है और आपको पता है कि बार बार मोबाइल ऐप्स पर भी अलर्ट किए जाते हैं। ऐसे तमाम एरियाज जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ प्लीज़ आप लोग वॉक इन ना करें या वहाँ ट्रैवल ना करें, और ऐसे तमाम एरियाज़ जहाँ एकदम से दर्जा हरारत जो है 10 से जो है वो 20 पर तजावुज़ कर जाता है या 20 से 10 पर आ जाता है, आपने देखा है, तो वहाँ भी बहुत संगीन सूरत हाल है। बिकॉज आपको पता है अर्ली मानसून और प्री मानसून की प्रेडिक्शंस भी हो जाती हैं और एकदम से क्लाउड बर्स्ट भी हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है पिछले साल से हम देख रहे हैं, बट द थिंग इज़ हाउ टू कर्ब अबाउट इट। इसको क्या करना चाहिए, कैसे कर्ब हो सकता है, अपनी डेली लाइफ को हम किस तरीके से, किस पैटर्नाइज तरीके से पैटर्न पर लेकर आए ताकि जो वेदर का जो मसला है वो हमें इतना मुतासर ना कर सके। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विल्क साहब, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। इरफान साहब, टेम्परेचर तो आपको पता ही है, कभी राइज हो रहा है, कभी एकदम से गिर जाता है। 2 दिन पहले जो है 43 से 42 टेम्परेचर होता है और 2 दिन के बाद एकदम से आंधी आती है और बारिश शुरू हो जाती है और पता नहीं लगता कि जैसे वही वाली बात है, हमें लगता है कि लाहौर जो है लंदन बन चुका है। तो आपका क्या टेक है इस पे? इरफान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा, सॉरी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि टेम्परेचर के जो राइस के हवाले से बात कर रही हूँ कि टेम्परेचर एकदम से ऊपर होता है, फिर रातों रात ही 2 दिन बाद टेम्परेचर जो एकदम से नीचे गिर जाता है, आंधी तूफान के साथ जो है बारिश होना शुरू हो जाती है।
देखिए, इस तरह है कि जो हमारे पास मई में ज्यादातर मौसम जो है ना वो खुश्क होता है और शदीद गर्म रहता है। अभी इस मई में हमारे पास मगरबी हवाओं के सिलसिले जो है वो शुमाल में मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपको जो है बाज़ औक़ात जो है ना वो टेम्परेचर रात को जो है ना वो गिर जाता है और दिन में जो है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक इस तरीके से सिस्टम आ रहे हैं। ताहम जो है ये एक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज कल में एक अपर एरियाज में मौजूद है, जिसमें जो है वलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी बारिश हुई है, आज भी बारिश रिकॉर्ड हुई है। और अगले आने वाले 2 से 3 रोज में जो है शाम और रात में जो है ना बलाई इलाकों में जब बारिश हो जाएगी तो टेम्परेचर जो है ना बेहतर हो जाएगी, लेकिन जब ये सिलसिला गुजर जाएगा उसके बाद जो है ना वो टेम्परेचर ज्यादा राइज करने वाले हैं। इरफान साहब, टेम्परेचर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जिस तरह के हमने ये मौसमी सूरत हाल दुनिया के डिफरेंट शहरों में देखी है। लंदन की सूरत हाल ऐसी होती थी कि एकदम से धूप आती थी और दूसरे मिनट जो है वो बारिश हो जाती थी। ये सूरत हाल हम इधर भी यहाँ फेस कर रहे हैं कि टेम्परेचर का राइज हो जाना या एकदम से फॉल कर जाना, ये तो बिल्कुल गैर मुतवक्की है। आप देखें, जैसे मैंने कहा ना कि मई में पाकिस्तान में टेम्परेचर्स राइजिंग ही ट्रेंड होता है दिन के दौरान में। अब ऐसा है कि जैसा आपने कहा ना, चेंजेस जो आ रही हैं टेम्परेचर्स में, तो इसमें ऐसा है कि जो हमारा एटमॉस्फियर है वो बहुत वार्म हो चुका है। उसके वार्म होने की वजह से जब गर्मियों का सीजन आता है तो गर्मियों में सरफेस का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होता है। तो जब आपका एटमॉस्फियर भी वार्म होगा तो वो आपको ज्यादा उसका असर होता है। इसलिए ये जो टेम्परेचर्स हैं इसमें वेरिएशन जो है ना वो आती रहती हैं, और ये एक क्लाइमेट चेंज का एक शाखसाना है और क्लाइमेट मौसमियाती तब्दीली है। ये इसका असर दीगर इलाकों में भी जो है ना वो महसूस किया जा रहा है। अब इसके तदारक के लिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करें जी। वो तो बात ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि बिल्कुल इसके सद्देबाब के लिए आपने बताया है कि जिस तरह डिफॉरेस्टेशन हो चुकी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाएं, और इसके कंट्रोल करने के लिए और क्या इकदाम करने ज़रूरी हैं, बिकॉज इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज एंड वी वांट टू अवेयर द पब्लिक कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए, पब्लिक जो है वो जाहिर बात है कि जो मौसमियाती तब्दीली थी वो एक वक्त था कि मौसमियाती तब्दीली कहा जाता था कि आने वाली है। अब मौसमियाती तब्दीली आप देख रहे हैं। जब आप देख रहे हैं तो जाहिर बात है आवाम को भी चाहिए कि जो तमाम लोगों को चाहिए कि कलेक्टिवली जो है ना वो दरख्तों को जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि यही आपके कंट्रोल में है। बाकी चीजें जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो एटमॉस्फियर है, जो वेदर पैटर्न्स हैं, वो नेचर है। नेचर जो है वो अपना काम करेगी। इंसान क्या कर सकता है, वो अपने तई जो है ना इसको शजरकारी कर ले, दरख्त ज्यादा लगा ले, या इस तरह के पैटर्न्स हों कि जैसे घर बनाने हैं, उसको आप इस तरीके से घर बनाएं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो हीट अब्जॉर्ब करने। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि इन इलाकों में सबसे ज़्यादा जो है गर्मी रिकॉर्ड की जाएगी, या जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल जिनमें मुतवक्के है वो कौन से हैं? जी, आपकी आवाज नहीं आई। इरफान साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ कि कौन से इलाके जो हैं सबसे ज़्यादा जो हैं वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं, जिसमें हीट वेव्स, हीट स्ट्रोक्स या हीट राइज का खदशा है? कौन से ऐसे एरियाज हैं? देखिए, जो हमारे अभी फिल वक्त इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो राइज कर रहे हैं, इसमें तो अभी मगरबी हवाओं का सिलसिला आ जाएगा। बलाई इलाके जो होंगे उनमें टेम्परेचर थोड़ा सा इतना ही रहेगा, कम बेश हो जाएगा। जैसे ही ये सिलसिला गुजर जाएगा, ये उसके बाद जो है ना एक शदीद गर्मी आएगी। उस शदीद गर्मी में आपके सिंध के बेशतर इलाके होंगे, उसमें जनूबी पंजाब के बेशतर इलाके होंगे, जिसमें मुल्तान, खानेवाल, इसके अलावा रहीम यार खान और इसके गिरदनवा के इलाके। इसके अलावा जो लाहौर और इसके गिरदनवा के इलाके हैं, इसमें भी शदीद गर्मी होगी ईद ईद के दौरान में। यहाँ पर शदीद गर्मी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए लोगों को जो है ना वो खास तौर पे जो अर्बन सिटीज हैं, जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, मुल्तान हो गया, इसके अलावा फैसलाबाद,
ये जितने भी अर्बन सिटीज हैं, रावलपिंडी, इनमें लोगों को एहतियात करनी चाहिए जी। ठीक है। अच्छा, ये भी थोड़ा मुझे बताइएगा कि ऑब्वियसली ईद सर पर है और ये कुर्बानी की ईद है, ईद उल अज़हा है, तो कितना टेम्परेचर जो है बढ़ने का इम्कान या कम होने का इम्कान है इन दिनों में? देखें, ये जो ईद के दिन हैं यहाँ इनमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सिंध के कुछ इलाके ऐसे होंगे जिनमें जो पारा है वो 50 को टच कर सकता है। ओहो। और जबकि जो आपके जनूबी पंजाब के इलाके होंगे यहाँ पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर टेम्परेचर होगा, 45, 46, 47। जबकि आपके लाहौर और इसके गिरदोनवा के इलाके, इनमें भी जो है ना आपको 43, 44 को टच कर सकता है। ठीक है। किस तरीके से एनडीएमए के अलर्ट्स जो हैं वो जारी हो रहे हैं? क्या लोगों को आप लोग जो है तंबीह कर रहे हैं? कैसे लोगों के इंतबाह कर, ऑब्वियसली कुर्बानी भी आगे है और जानवर घरों में उन्होंने बांधे हुए हैं, तो कितना मुश्किल होगा। एक तो जानवर की आपको पता ही है कि जिस तरीके से हम लोग कुर्बानी करते हैं, तो उनके लिए कितना ख़तरनाक की सूरत हाल हो सकती है। देखें, जो है महकमा मौसमियात पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है गाहे बगाहे जब भी कोई वेदर स्पेल या वेदर सिस्टम ऐसा आता है या हीट वेव आने वाली होती है, उस हवाले से हम एक वेदर एडवाइजरी जारी करते हैं और उसको सब स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एनडीएमए, पीडीएमए और जितने भी दूसरे अदारे हैं उनको सबको हम डिसेमिनेट कर देते हैं। आगे जो एक अपना अपना रोल है वो अपना सारे अपना अपना रोल अदा कर जी। ठीक है इरफान साहब, थैंक यू सो मच। इरफान विर्क वाज विद अस और हमें बता रहे थे कि किस तरीके से मौसम का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, आगे ईद आने वाली है। हम इसी पे ऊपर बार बार एम्फेसिस कर रहे हैं कि लोगों की जो ईद है वो अच्छी तरीके से गुजर जाए, मौसम अच्छा हो। कुर्बानी की ईद है, आपको पता है गोश्त ख़राब हो सकता है क्योंकि हम लोग गोश्त देने के लिए 2 दिन तो लग जाते हैं गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो आई एम श्योर कि बेहतर करें हम सब के लिए, मगर अपनी बेहतरी ख़ुद ऐसे करनी कि आपने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और बेवक्त जो है वो बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकलना। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज़। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हसास टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं, सीपी चाइल्ड के हवाले से। आपको पता है सीपी चाइल्ड जो है, जिसको कैरेब्रल पाल्सी कहते हैं, यानी जो बच्चों में जिस्मानी असाबी मसाइल के बायस जो है बच्चों में डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा है कुछ बच्चों के हाथ पांव मुड़े होते हैं और कुछ बच्चे बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, सिर्फ वो बेड पे पड़े रहते हैं और स्पीच उनकी डिले होती है, बोल नहीं सकते। उन तमाम बच्चों को सीपी चाइल्ड कहते हैं। और सीपी चाइल्ड जो है पाकिस्तान में जो है अब बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, इसके सिम्टम्स मुख्तलिफ होते हैं। समटाइम्स ये कहा जाता है कि ज़चगी के दौरान जो है कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से बच्चा जो है सीपी हो जाता है, या इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है अगर बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ऑन द टाइम ऑफ बर्थ, तब भी बच्चे का जो माइंड है वो काम नहीं करता, ब्रेन पे इफेक्ट होता है, वो भी बच्चा सीपी चाइल्ड कहलाता है। और मगर ज़रूरत इस बात की है कि अवेयरनेस और रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम कैसे किया जा सके। उन तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे, उन तमाम वालिदैन जिनके बच्चे जो हैं वो सीपी चाइल्डों को नहीं पता कि उनको बच्चों का मसला क्या है, तो आज हमने सोचा कि आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करें ताकि आपको आगाही हो सके कि बच्चे को मसाइल क्या हैं, और जिनके बच्चे छोटे हैं तो वो जल्द से जल्द इन मसाइल को कर्ब कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा सरफराज, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर आयशा? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर आयशा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि मैंने भी पहली बार ही सीपी चाइल्ड के ऊपर मैं आपसे सुन रही हूँ। सीपी चाइल्ड कैसे बच्चा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है या बन जाता है, या सीपी चाइल्ड कब कहते हैं बच्चे को? सेरेब्रल पैल्सी या सीपी बेसिकली एक ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चों में पाया जाता है। इसको आमतौर पर हम दिमाग का फालिज भी कह सकते हैं। ये बेसिकली ब्रेन के उस हिस्से को अफेक्ट करता है जो आपके बैलेंस, मसल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन पे काम कर रहा होता है। ये बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन या ब्लड सर्कुलेशन जो आपके ब्रेन को जा रही होती है, उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए या वो डिस्टर्ब हो जाए किसी भी किस्म किसी भी वजह से, तो उसको हम सीपी चाइल्ड कहते हैं। मुझे बताइएगा आयशा कि जैसे सुना है, आप मुझे बेहतर बता सकती हैं, बच्चा पैदा होता है रोया नहीं। जी जी। तो
ट्रॉमे में चला गया, जी जी। तो क्या वो भी सीपी चाइल्ड है? हाँ जी, उनमें भी होता है कि ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जा रही, उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो वो डिले क्राई में चला जाता है। जब वो देर से रोता है तो उस वक्त तक उसके काफ़ी जो चीज़ें हैं वो ब्रेन डैमेज हो चुका होता है। ये उनमें बच्चे जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं बाद में जाके, कोई ना कोई चीज़ उनकी इफेक्ट हो जाती है। होती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी आ सकती है। बच्चे का सर बड़ा है, बच्चा सही तरह डिलीवरी के टाइम उसको जगह नहीं मिली है प्रॉपर, उसकी ऑक्सीजन जो है वो कंप्रेस हुई है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं सही ब्रेन तक गया, तो उससे ये बच्चे उनमें डिले क्राई आता है, तो फिर डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। डिस्ट्रेस में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सीपी चाइल्ड की अलामात कौन कौन सी होती हैं? कैसे एक माँ को पता लग सकता है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है? सबसे पहले जो कॉमन अलामात हम देखते हैं ना बच्चे के अंदर, हम लिखते हैं डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स होते हैं। एक बच्चा 2 महीने में नेक होल्डिंग करता है, अपनी गर्दन को सहारा, मतलब उसको समझ आ जाती है। 4 महीने में वो बैठना शुरू करता है, 6 महीने में क्रॉल करना शुरू करता है और 12 महीने में वो चलना शुरू करता है। जब पेरेंट्स देखते हैं कि ये टाइम पीरियड आगे बढ़ता जा रहा है या बच्चा हमारा सही से बैठ रहा नहीं है या नेक होल्डिंग सही नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से ये एक मेजर सिम्टम है कि पेरेंट्स को इंडिकेट हो जाता है कि हमारे बच्चे में डेवलपमेंटल जो है वो डिले चल रहा है। सेकेंड जो मेजर कॉज है, इन बच्चों में अकड़ावपन बहुत होता है। इनके पट्टे इतने अकड़े होते हैं जिसको हम स्पेस्टिसिटी कहते हैं। अकड़ावपन, इनके हाथ पांव मुड़ जाते हैं और स्पेस्टिसिटी होती है इनके अंदर। और सेकंड रीज़न जो है वो या तो इनके मसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, फ्लैसिड इनको कहते हैं, फ्लैसिडिटी, ठीक है। इनके अंदर स्पीच डिले बहुत होती है, सही से बोल नहीं सकते, जिस्म इनका अकड़ा हुआ होता है और ये प्रॉपर जो है फोकस नहीं कर पाते और इनकी खुराक में और प्रॉपर फीड नहीं लेते। ये बहुत से सिम्टम्स हैं जिससे पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइए, जो सीपी चाइल्ड का मसला ये पैदाइशी होता है कि पैदा होने के बाद भी हो सकता है? मोस्टली केसेस 80 to 90% पैदाइशी होता है। मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन हो गया है जो बच्चे तक चला गया है, या उसने प्रॉपर अपने विटामिन्स, आयरन, फॉलिक एसिड नहीं लिया जो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब देखें ड्यूरिंग डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है या बच्चा 1 महीने का 2 महीने का उसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ है या जॉन्डिस हो चुका है, पीलिया जिसको कहते हैं, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है, या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई फिजिकल इंजरी हो गई, बच्चा गिर गया, सर पे चोट लग गई है, तो आफ्टर डिलीवरी ये वाली रीजंस हैं कि बच्चों को सेरेब्रल पैल्सी होती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आयशा आप हमारे साथ हैं, बल्कि हम एक अनाउंसमेंट भी करना चाह रहे हैं। जो व्यूअर्स हमें देख रही हैं, सीपी चाइल्ड के हवाले से उनके कोई भी सवालात हैं या घर में कोई फ़र्द, कोई बच्चा जो है इसी सिम्टम्स का शिकार है, तो प्लीज़ आप हमें कॉल्स करें और डॉक्टर आयशा जो है आपको आपकी रहनुमाई फरमाएंगी। जी डॉक्टर आयशा, स्पीच डिले, बच्चा खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो उसके साथ कैसा रवैया, कैसे उसके इमोशंस, कितना मुश्किल है एक माँ के लिए या एक बाप के लिए कम्युनिकेट करना, या उसकी कोई दर्द हो रही है उसको एहसास, उसके जज्बात को जज्ब करना। सबसे ज़रूरी है एज अ डॉक्टर, एज अ थेरेपिस्ट, मैं सबको मतलब ये कहूँगी कि इन बच्चों को बहुत प्यार से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि स्पीच डिले होने की वजह से इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं। ये अग्रेसिव हो जाते हैं, इनको जो चीज़ पसंद नहीं आती उन पर इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग इनको अच्छे नहीं लगते उनसे ये थोड़ा सा दूर रहते। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि इनसे पोलाइटली, बहुत आराम से आपको डील करना चाहिए। पेरेंट्स को भी, डॉक्टर को भी, जो थेरेपिस्ट है उनको बहुत आराम से इनकी जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बहुत प्यार और आराम से सारी चीज़ों को हैंडल करके लेके चलना चाहिए। फिजियोथेरेपी इन बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है? मैं सब लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि जिनके बच्चों को भी ये मसला है, प्लीज़ वो फिजियोथेरेपी को लाजमी कंसिडर करें। फिजियोथेरेपी से बच्चे बहुत अपने खुद मुख्तार होने के लिए उनके बहुत से चांसेस होते हैं, और जितनी जल्दी आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाएंगे उतनी जल्दी इनके अंदर रिकवरी के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा कि डेवलपमेंटल डिलेज कितने होते हैं इनमें, क्या क्या चीज़ जो होती है वो डिले हो जाती है? डेवलपमेंटल डिलेज, कुछ बच्चों के अंदर नेक होल्डिंग नहीं होती। बच्चा 6 महीने का हो गया, 5 महीने का, वो अपनी गर्दन होल्ड ही नहीं कर पाता। कभी गर्दन उनकी एक साइड पे गिर रही है, कभी दूसरी साइड पे गिर रही है, वो बैठ नहीं सकते हैं, एक ही पोस्चर में वो लेटे हुए हैं, बॉडी उनकी बिल्कुल स्टिल है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी उंगलियां और पाँव मुड़ना शुरू हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है, आपके जो जोड़ हैं वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इनके अंदर डेवलपमेंटल स्टेज बाय बर्थ ही आपको नजर आना शुरू हो आयशा, हम मजीद भी इस पर बात करेंगे। हमें छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स हम सीपी चाइल्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों में जो नुमाया अलामात आती हैं और जिन्हें वालिदैन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। डॉक्टर आयशा सरफराज हमें बता रही हैं। जी डॉक्टर आयशा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मैं इनको ये कहूँगी कि आपको जैसे अलामत नज़र आना शुरू हों बच्चों के अंदर, आपको लग रहा है कि बच्चा जो है बहुत अकड़ है, बच्चा सही फीड नहीं ले रहा, बच्चे की अटेंशन या फोकस नहीं है किसी चीज़ पे, जैसे एज के साथ साथ, और डिले माइलस्टोन्स हैं उसके, नेक होल्डिंग नहीं है, चल नहीं रहा, लेट चल रहा है, स्पीच उसकी डिले आ रही है, तो ऐसे बच्चों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको फ़ौरन आपको डॉक्टर को, थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, उनकी प्रॉपर असेसमेंट हो। जितनी जल्दी असेसमेंट होगी उतना अच्छा इनका ट्रीटमेंट होगा, उतने अच्छे इनके रिजल्ट्स होंगे और ये जल्दी अपनी लाइफस्टाइल में वापस आ सकते हैं। अच्छा, आप बहुत से बच्चों को ट्रीट भी कर रही हैं, जी। आप न्यूरो फिजियोथेरेपी भी करती हैं, आप क्या देखती हैं उस बच्चे में, क्या इमोशंस होते हैं, या उनका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं फोकस करता है, या वो कुछ ना कुछ तो बच्चे में आपको नजर आता होगा। बिल्कुल, वो बच्चे बहुत लविंग बच्चे हैं, बहुत जल्दी आपको परसीव करते हैं, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो या जो आप उनको कमांड दे रहे हो वो परसीव बहुत अच्छे से करते हैं। आप उनको आहिस्ता आहिस्ता उनका साथ आपकी बॉन्डिंग बनती है, तो जो एक्सरसाइजेस आप उनको करवा रहे हो तो वो बहुत इजीली उनको फॉलो करते हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ सबसे ज़रूरी है कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है। जैसे आप कह रही थी कि इनका सलाइवा जो है वो गिरता रहता है। हाँ जी, सलाइवा इनका गिरता है, जब ये थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं तो ये नेल्स मारते हैं, तो इस तरह इन बच्चों को बहुत ही प्यार से हैंडल करना पड़ता है कि, और बहुत अर्ली इनका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो ये बेस्ट है। डॉक्टर आयशा, कोई डायग्नोसिस है, कोई टेस्ट होते हैं, इसके साथ साथ कोई मेडिकेशन भी साथ साथ जारी रखते हैं? जी, मेडिकेशंस भी होती हैं और इनमें जैसे रोल फिजियोथेरेपिस्ट का है वैसे ही ऑर्थोपेडिक या न्यूरो फिजिशियन का भी रोल होता है। वो इन पेशेंट्स को B12, जो मसल्स के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है, तो वो इन पेशेंट्स को देते हैं और साथ ही इनको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। एक्सरसाइजेस से इनकी मसल की स्ट्रेंथ और जो के अंदर स्टिफनेस आ गई होती है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। इसमें फिर स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उनका भी हमारे साथ, क्योंकि बेसिकली ये एक टीम वर्क है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो पेशेंट जो हमारे पास सीपी चाइल्ड है उसको पहनना, कपड़े पहनना, हाँ चीज़ें करना, उनको सिखाना, उठना बैठना, एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग उनको बताना, तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से उनको कर सकते हैं। हमारा काम है हम उनको एक्सरसाइज उनकी मॉडिफाई करें, उनकी लाइफस्टाइल को इजी करें, उनके जो मसल बहुत वीक हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं उनको रिलैक्स करें। और जो बच्चे उनकी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर इनके लिए स्टैंडिंग बार्स होते हैं जिनमें हम बच्चों को खड़ा करते हैं ताकि इनके जो लेग के मसल्स हैं उन पर थोड़ा वेट आए, उनको पता हो कि ये हमारे मसल्स हैं, हमने खड़ा कैसे होना है। इनको बैठना सिखाते हैं। जिन बच्चों के अंदर रोलिंग नहीं कर सकते, रोलिंग कराना, कॉर्नर सिटिंग कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इन बच्चों के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, कितनी ड्यूरेशन में बच्चा जो है थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करता है या बेहतर हो जाता है? अगर पेरेंट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं हमारे पास, सेशन मिस नहीं करते हैं और लगातार अपने बच्चे के सेशन के लिए आते रहते हैं, तो इन बच्चों के अंदर 6 मंथ से 8 मंथ के बाद हमें रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। कितने साल का ये प्रोसेस है? ये डिपेंड करता है कि कितनी सेवेरिटी है और बच्चे की एज क्या है, कंडीशन कितनी वर्स हो चुकी है, क्योंकि विद एज जो आपके जॉइंट्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स जो हैं वो ज़्यादा कड़ाव में चले जाते हैं। बच्चा एज के साथ बड़ा होता जाता है, कद उसका लंबा होता जाता है, तो उनको हैंडल करना या उनका ट्रीटमेंट करना वक्त के साथ साथ ज़्यादा मुश्किल होता जाता है और पेरेंट्स को भी उनको हैंडल करना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपने बताया कि ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं उनकी सर्जरीज भी करते हैं, वो सर्जरीज किस चीज़ की होती हैं? सर्जरीज इनकी होती है क्योंकि इनके नी ज्वाइंट है या इनके फुट और फुट के अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ गई है, तो सर्जरी करके उनको प्लास्टर्स लगाते हैं या ब्रेस डाल देते हैं ताकि फुट अपनी जगह पे, पाँव अपनी जगह पे सीधे हो जाए। और जो उनके हाथ पाँव मुड़े हुए हैं, हाथ पे जो अफेक्ट आते हैं, उंगलियों में जो डिफॉर्मिटीज़ आते हैं, उनकी भी सर्जरीज होती हैं और उनको ब्रेस लगाते हैं और उससे फिर ये है कि इनकी मूवमेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। लेकिन सिर्फ सर्जरी इनका हल नहीं है। एट द एंड फिर दोबारा कहूँगी कि फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को स्किप नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हमने कर दिया कि फिजिकली उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, जी। उनको केयर करनी है, उनकी फिजियोथेरेपीज करानी है। इमोशनली उनको कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे बच्चों को घर पे छोड़ के आ जाते हैं या उनकी सोशल गैदरिंग में कुछ बच्चों को खुद भी पसंद नहीं होता जाना,
लेकिन कुछ पेरेंट्स उनको नहीं भी लेके जाते, कुछ भी मजबूरी की वजह से। हम ये नहीं कहते कि पेरेंट्स जान के छोड़ के आते हैं। तो इनकी सोशल गैदरिंग, इनको पार्क्स में लेके जाना, इनके लिए इनके डिफरेंट, इनके जो इनको चीज़ें पसंद है, इनके डिफरेंट खाने बनाना और इनको डिफरेंट फ्रेंड्स इनके लिए बनाना, ताकि इनका जो इमोशनली है ये बहुत ज़्यादा ये इस पे बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा सरफराज, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और वाकई CP चाइल्ड के हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन पता लगी है जो कि मुझे भी नहीं अंदाज़ा था कि CP चाइल्ड के क्या क्या किन किन मराहलों से गुजरता है। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करें। वो इशू क्या है? वो इशू आपको पता ही है कि आपने देखा होगा कि हालिया महीनों में एक केस जो था बहुत वायरल हुआ था। वायरल क्या हुआ था? बड़ा सदमा पहुंचा था तमाम हलकों को। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना जिनका नाम था, और सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया था उनके घर में घुसकर। और जिसने कत्ल कर दिया गया था वो कहता था कि मैं दोस्त हूँ, या ऑब्वियसली वो शोहरत के ऊपर जो है वो हमेशा बात करता है कि बिला वजह की शोहरत थी सना यूसुफ के पास। तो ये केस जो था ये कोर्ट्स की ज़िन्नत बन गया था, और फिर उसके बाद ये पता लगा कि उसकी सुनाई हो गई है और उसको सज़ाए मौत जो है उसके ऊपर जो है उसको हुक्म दिया गया है, सज़ाए मौत का सुनाई गई है। तो मुल्ज़म को कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत 20 लाख रुपए जुर्माना, जबकि घर में दाखिल होकर जुर्म करने पर मज़ीद 10 साल कैद और 2 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। हलकों में जो बात उभरी है कि इस तरह के केसेस पहले भी देखे गए हैं, जैसे नूर मुकद्दम का केस था, वो भी हमारे सामने है कि लड़की को जिस तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और अभी तक सज़ाए मौत सुनाने के बाद भी अभी तक जो केस है वो सब जुडिशियस है, पेंडिंग है। तो दूसरी जानिब मुल्ज़िम ने अपने बयान में जी है जुर्म से इनकार करते हुए पुलिस और प्रोसिक्यूशन पर इल्ज़ाम भी आयद किए हैं, जिसके बाद इस केस के कई कानूनी सवालात भी जो उभर गए हैं। तमाम शवाहिद अदालत में मजबूत साबित हुए हैं। इतराफ़ी बयान की कानूनी हैसियत क्या होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है मारूफ माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वकास साहब, हमने देखा सना यूसुफ का केस जो था एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वायरल हुआ, और मुख्तलिफ हलकों में जो है इस पर बहस छेड़ दी गई कि सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जिस तरीके से वो बच्ची जो थी वो टिकटॉक में थी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, किसी को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि उसके घर में घुस के उसको कत्ल कर दिया जाए। तो तमाम शवाहिद जो हैं वो सामने आ गए हैं, लेकिन इन शवाहिद की बुनियादी हैसियत क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि लाए के सबूत को इल्तिजा करके कुफर टूटा खुदा करके हम अपने जुडिशियल सिस्टम से हमेशा यही एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपीडिशियसली, फास्टली और फ्रोशियसली जिन लोगों को, जो भी लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, उनको इंसाफ दिया जाए। क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है, डिलेड डिफीट इक्विटी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ना इंसाफ में तही ना इंसाफी के मुतरादी। तो आई थिंक विद इन रीजनेबल टाइम इस केस का फैसला कर दिया गया। क्यों कर दिया गया इतना जल्दी इस केस का फैसला 6-7 महीने के अंदर? क्योंकि एक ओपन एंड शट केस था, कन्फेशनरी स्टेटमेंट मौजूद थी ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, सीसीटीवी फुटेजेस और डिफरेंट जो चीजें थी वो तमाम चीजें एक ही एविडेंस, एक ही चीज की गमाजी कासियां तर्जुमानी करते थे कि इस शख्स ने ही इसका कत्ल किया है, एंड दैट इज नोन एज द कत्ल अम्द, जो कि सेक्शन 302 के नीचे आता है, जिसकी जो मैक्सिमम सजा है वो सजाए मौत है, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की भी प्रोविजन इसके अंदर मौजूद है। तो आई थिंक कि अदालत की तरफ से एक बड़ा रीजनेबल फैसला दे दिया गया, और अदालत का दरवाजा जब भी किसी साइल की तरफ से खटखटाया जाता है अपनी दादरसी के लिए, कंपनसेशन के लिए, रेमेडी के लिए, तो वो अदालत की तरफ उनकी बड़ी निगाहों से देखता है कि ये वो दरवाजा है जिससे जहां से मुझे इंसाफ मिलेगा। तो आई थिंक कि अगर इस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर प्रोसिक्यूशन काम करे, इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन भी काम करे, और अदालतें भी इतना स्पीडीली इन चीज़ों को, दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां, इस रियासत के बच्चों को अपने बच्चे समझते हुए इतना स्पीडीली फैसला करे, तो आई थिंक कि हमारे जुडिशियल सिस्टम की जो रैंकिंग है, जो 135वें नंबर पर स्टैंड करती है, वो 135वें में से 100 से भी नीचे आए। तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस के अंदर जब फैसला दिया जाता है तो हम कमर बांध लेते हैं, उम्मीद बांध लेते हैं कि हमारा
हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो डिलीवर करना शुरू हो गया है। बजाय इसके कि हम ये सोचें कि एतराफी बयान की क्या हैसियत है और अपेक्स कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में से कोई बेनिफिट मिल सकता है, आई डोंट थिंक इसके इस तरह के केसेस के अंदर जहाँ पे कोलैबोरेटिव पीसेस ऑफ एविडेंसेस हों, जहाँ पे आकुलर एविडेंसेस हों, जहाँ पे मौका पे मौजूद तमाम शुबाहिद जो हैं वो इसी चीज की गवाही करते हैं कि जो कन्फेशनरी स्टेटमेंट मुल्जिम की तरफ से दिया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त दिया गया है, उसमें किसी किस्म की क्वेश्चन नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी किस्म का एलिमेंट ऑफ फ्रॉड नहीं है, किसी प्रेजेंटेशन नहीं है। जी ठीक है। अच्छा वकास साहब ये बताइएगा कि अगर मुल्जिम अदालत में इतराफ से इनकार कर दे तो उसकी केस पे क्या असर पड़ता है? देखें, जो भी कन्फेशन पुलिस की कस्टडी में की जाती है, कन्फेशन की 2-3 टाइप्स हैं, कन्फेशन बिफोर डॉक्टर, कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन बिफोर जुडिशियल ऑफिसर, जिसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। वो पुलिस के सामने या किसी भी ऐसे शख्स के सामने के जो जुडिशरी में नहीं है या जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है। उसके साथ इतनी वेटेज जो है वो आयद नहीं की जाती जब तक कि दूसरे एविडेंसेस जो है वो उसको जो है वो कहीं ना कहीं असिस्ट करें। लिहाजा इस केस के अंदर जो मुल्जिम की तरफ से कन्फेशन की गई थी वो पुलिस के सामने की गई थी, लेकिन वो कन्फेशन जो की गई थी कि हाँ मैंने ये जुर्म किया, कैसे किया, ये आला कत्ल था, इस तरीके से कत्ल किया, मैंने पिस्टल से मारा, चाकू से मारा, ये वजह ना थी, ये बोन ऑफ कंटेंशन थी, ये एप्पल ऑफ डिस्कार्ड था। जब पुलिस सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेट करती है तो कहती है कि मुल्जिम ने जो कन्फेशन की थी, जो इतराफी बयान किया था, तमाम एविडेंसेस उसी तरफ जा रहे हैं और तमाम एविडेंसेस भी इसी चीज की गवाही करते हैं कि हाँ इसकी कन्फेशन दुरुस्त है और तमाम एविडेंसेस उसके साथ कोलैबोरेट कर गए हैं। लिहाजा वो कन्फेशन जो है वो अदालत की नजर में वैलिड कन्फेशन कंसीडर की जाती है। एक कन्फेशन वो है जो अदालत के सामने की जाती है, लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर जब मुल्जिम जो है वो पुलिस के सामने कन्फेशन कर लेता है, उसके बाद अदालत के सामने जाके मुकर जाता है, जिसे 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट कहा जाता है। तो लिहाजा जो जितने भी एविडेंसेस अदालत के सामने मौजूद हैं, कोई भी शख्स जो है वो अदालत के सामने जाके अपना इतराफी बयान नहीं करता। मासवाए एक आधा केसेस इस तरह का मिलता है 100 केसेस में कि जिसमें मुल्जिम जो है वो अदालत के सामने जाके भी इतराफ कर लेता है। मोस्टली केसेस के अंदर जो है वकला साहिबान या दीगर जो लोग इनको मशवरे देते हैं, वो जो केस कंटेस्ट करते हैं, अगर लूप होल मौजूद हो तो यही कहा जाता है कि आप इतराफी बयान अदालत के सामने नहीं देंगे और कहा जाएगा कि पुलिस के सामने जो बयान था वो मेरी आजाद मर्जी से नहीं था। लिहाजा इस केस के प्रेशराइज करके जो है वो हमसे लिया गया था। अच्छा, पाकिस्तान में जो डेथ पेनल्टी है उसके नफाज के लिए कानूनी मराहिल का कितना तवील अरसा होता है? देखिए, इतना तवील अरसा तो नहीं है, चूंकि जब एक ट्रायल कोर्ट किसी केस के अंदर फैसला दे देता है फिर उसके बाद हाई कोर्ट के सामने वो मैटर जाता है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वो मामला जाता है। ये 3 जो है वो फोरम्स हैं। अगर ये तीनों फोरम से डेथ पेनल्टी जो है वो कंफर्मेशन हो जाती है तो आफ्टर द कंफर्मेशन फ्रॉम द लास्ट एपलेट कोर्ट उसको हैंग कर दिया जाता है। लेकिन एक मुल्जिम को तब तक टाइम दिया जाता है जब तक वो अपने तीनों फोरम से अपनी अपील को डिसाइड नहीं करवा लेता। लिहाजा चूंकि बहुत सारी मामलात के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे ट्रायल कोर्ट का फैसला कुछ आता है, हाई कोर्ट का फैसला बदल जाता है, सेटिस्फाइड स्ट्राइक डाउन डिस्पेल कर दिया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो फैसला दोबारा अपहेल्ड कर दिया जाता है। तो आई थिंक के वो तीनों मरहले, वो तीनों जो कोर्ट ऑफ अपील्स हैं, जब तक वहां से फैसला नहीं आ जाता, एक मुल्जिम को ये मुकम्मल लीगल राइट होता है कि वो तीनों जो अपने राइट्स हैं उसको अवेल करे और जब वो राइट्स अवेल कर लेता है फिर भी यही फैसला लेता है तो बिल्कुल उसे डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बुनियाद पर ही सजाए मौत जो है वो दी जा सकती है? देखिए, आकुलर एविडेंसेस की बुनियाद पे भी दी जाती है। बहुत सारे ऐसे मामला है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, एक कमरे से एक शख्स बाहर आ रहा है, उसके हाथ में चाकू है, उस कमरे में कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं है और जो कमरे में जिस शख्स को मर्डर किया गया वो उसका पहले से दुश्मन था और उस शख्स की स्टेटमेंट मौजूद थी अगर मैं कत्ल हुआ तो ये जिम्मेदार है। तो इट मीन्स के आकुलर एविडेंस, वो जो मौका वारदात पे जो शवाहिद हैं, जो शहादत है, उस बंदे को देखा गया, उसके अलावा कोई बंदा मौजूद नहीं था, बाहर सीसीटीवी फुटेज थी लेकिन अंदर मौजूद नहीं थी। इट मीन्स के सब्सटेंशियल एविडेंस तो उस तरह नहीं मिल सके, लेकिन आकुलर एविडेंस जो थे, आकुलर एविडेंस थे जो मौके के ऊपर शहादतें थी या जो मौके के ऊपर शवाहिद थे, वो यही कहते थे कि इस शख्स ने ही कत्ल किया। इट मीन्स के ऑन द बेसिस ऑफ आकुलर एविडेंस, सब्सटेंशियल एविडेंस, वो उस शख्स को कन्विक्ट किया जाएगा और सजा मौत दी जा सकती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स मौजूद है। हाँ, एक जो आपका कंसर्न है वो मैं आपको जरूर एड्रेस करूंगा कि हमारे
मुल्क के अंदर जो है जब किसी शख्स को सजाए मौत दी जाती है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए इतना टाइम ले लिया जाता है या अपील में इतना टाइम ले लिया जाता है कि वो 5-6 साल गुजर जाते हैं। जिस तरह मोटरवे केस था, 5-6 साल पहले उसका फैसला दे दिया गया, सजाए मौत दे दी गई, उसकी कंफर्मेशन कर दी गई, फिर उसके बाद बड़ा टाइम ले लिया गया। अब नूर मुकद्दम का केस है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर दीगर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जो है वो सजाएं दे दी जाती हैं अनटिल अनलेस अनफॉर्चुनेटली उनका निफाज नजर नहीं आता। क्यों निफाज नजर नहीं आता, क्यों एग्जीक्यूशन नहीं होती? बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, नूर मुकद्दम केस को कितने साल गुजर गए हैं और सजाए मौत दे दी गई है, मगर अभी भी केस जो है सब जुडिशियस है, इट्स इनसाइड द कोर्ट, इनसाइड द जुडिशियल सिस्टम। क्यों नहीं केस खारिज किया गया, क्यों नहीं सजाए मौत की दी, क्यों नहीं आपने प्रेसिडेंट सेट किया फॉर पब्लिक पनिशमेंट? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जब हम एक ट्रायल कोर्ट के अंदर एक फैसला दे दिया जाता है, वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो वो इस तमाम मराहिल को गुजरते गुजरते 5-6-7 साल गुजर जाते हैं। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा थे उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो केसेस की पेंडेंसी थी ज़ेर इल्तवा केसेस से वो 53,000 थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब वो बढ़ के 57,000 केसेस हो चुके हैं। इट मींस के अगर कोई भी शख्स आज अपनी अपील फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो शायद सुप्रीम कोर्ट के पास इतने ज्यादा केसेस हैं कुछ अपील को लगते हुए सुनते हुए 1.5-2 साल का सा गुजर जाए। वो हाई कोर्ट में फाइल करेगा, वहां पे भी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमारी जो लोअर हाई कोर्ट है वहां पे केसेस की पेंडेंसी 1 लाख से ज्यादा है। इट मींस के जब तक हमारी अदालतें स्पीडीली, फास्टली, फ्रोशियसली, एक्सपीडिशियसली इन चीजों को नहीं देखेंगी, हमारा अदालतों का जो ज़ेर इल्तवा केसेस का बर्डन है उसको कम नहीं किया जाता, पेंडेंसी को लेसन नहीं किया जाता, तब तक फास्टली, फ्रोशियसली सजाएं एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगी। जो आप भी एंटिसिपेट करती हैं और बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं भी एंटिसिपेट करता हूं कि ओपन एंड शट केसेस है, ऑक्यूरेंट एविडेंस, सब्सटेंशियल एविडेंसेस, तमाम एविडेंसेस जो इसी चीज की गवाही करते थे कि ये ओपन एंड शट केस था, इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, इसको कन्विक्ट किया, तो इसको सजा दी जाए। व्हाई नॉट? ये एक आम शख्स का सवाल है और इस सवाल को एड्रेस मैंने इस तरीके से किया कि हाई कोर्ट के सामने जो पेंडेंसी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडेंसी है, जब तक वो पेंडेंसी कम नहीं की जाएगी, ज़ेर इल्तवा केसेस का जो एक बर्डन है, जो एक पलंदा है, जो एक मलबा है, उसको ज़ेरे जमीन दफन नहीं किया जाएगा, तब तक अनफॉर्चुनेटली इन तमाम चीजों को स्पीडीली एड्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन एक ठंडे हवा का झोंका जो है वो मई की गर्मियों में इस्लामाबाद में जरूर उनके वालिदैन को मिला, जिनके लगते जिगर को मौत के घाट उतार दिया गया। और शायद देखें, एक बात मैं लास्टली जरूर करना चाहूंगा हिना कि हमारे मुल्क का जो आइन है आर्टिकल 18 में वो तमाम शहरियों को मुकम्मल तौर पे आजादी देता है कि वो अपनी मर्जी का प्रोफेशन, अपनी मर्जी का बिजनेस, अपनी मर्जी का कारोबार कर सकते हैं विद इन द लीगल बाउंड्री, विद इन द डोमेन ऑफ लॉ। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस प्रोफेशन के जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो हमने देखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में मौसर कवानीन भी मौजूद होने चाहिए प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल होने चाहिए उस प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके ऊपर कंस्ट्रेंट, इंपेडिमेंट्स और लीगल रिस्ट्रिक्शन जरूर आयद करना चाहिए कि कोई भी चीज जब आप शुतर बेमहार की तरह करते हैं या मादर पिदर आजादी दे देते हैं तो आई थिंक वो आजादी आवारगी में बदल जाती है और वो आवारगी कहीं ना कहीं जुर्म को जन्म देती है। तो आई थिंक जब तक इन तमाम चीजों को डिटरमाइन करने के लिए एक पेडेस्टेरियन, एक क्राइटेरियम जो है, आप इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली इस तरह के ऑफेंसेस मिलेंगे कि कोई भी शख्स जो है वो इस मेंटालिटी का हामिल हो कि आप सोशल मीडिया पे आके अपनी वीडियोस लगाएंगे तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, आप इस तरह की वीडियो लगाएंगे या डांस की वीडियो लगाएंगे तो आपको मौत के घाट, तो फिर तो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोगों के साथ इस तरह के अल्लाह माफ करे सानियात होने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क कभी किसी को इजाजत नहीं देता, किसी शहरी को ये इजाजत नहीं देता कि आप कानून को अपने हाथों में लें, आप किसी शख्स की आजादी को, किसी शख्स के प्रोफेशन को, किसी शख्स की लिबर्टी को कर्टेल करने की कोशिश करें। ये हथियार हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास है, हमारी रियासत के पास है। जब रियासत ने इस चीज के हवाले से कोई गाइडलाइन इशू नहीं की, कोई लीगल स्टेंस नहीं की, लीगल कंस्ट्रेंट्स नहीं की, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं की, इंपेडिमेंट्स इंपोज नहीं की, तो आप कौन है जो अपनी मर्जी की अदालत, अपनी मर्जी की कचहरी और अपनी मर्जी का इंसाफ लेने पहुंच गए हैं और किसी की बेटी को, किसी के लस्ते जिगर को टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे मौत के घाट उतार दिया। आई थिंक ये एक बड़ा ही दरिंदगी का और वहशियाना सोच का हामिल शख्स था और उसको बिल्कुल अदालत ने बहुत अच्छे तरीके से इस केस को स्पीडीली देखा और इस केस के अंदर उसे कॉन्विक्ट किया और एक प्रेसिडेंट सेट किया कि कल कला
कोई शख्स जो है अगर किसी के घर में थैंक यू नकब सो लगाने की मच। कोशिश करे। बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद थे और जिन्होंने हमें इस केस के डिफरेंट पहलू के बारे में बताया, मगर केस हैज़ बीन ऑब्वियसली अब ये कोर्ट से खारिज हो चुका है क्योंकि सज़ाए मौत जो है मुजरिम को दे दी गई है सना यूसुफ केस के हवाले से। इट वॉज़ अ गुड इनिशिएटिव बाय द कोर्ट। छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कि ऐसे आर्टिस्ट से जो कि पारा चनाव से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने गन पाउडर के ज़रिए अपनी आर्ट को जो है एक कागज़ के ऊपर जो है उतारा है। और गन पाउडर का मतलब है वो तमाम चीज़ें जो वो बचपन में देख रहे थे, वो बारूद, वो गोलियाँ, वो सर्कमस्टांसेस जो कि पारा चनार से वो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, अपने बचपन की जो मेमोरीज़ हैं उन्होंने कैनवस पे उतारी हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आप उनको मिलवाएं आपसे, और ये जो दास्तान है उनकी फ़न पारों की जो कि तस्वीरें नहीं हैं, एक स्कल्पचर्स हैं, वो पूरी दास्तान क्या है, उन्होंने कैसे समेटी हुई है, और जहाँ दुनिया जो है वो तबाही के ज़िम्मे में जारी है, वो इलाका जो है जो कि 8-8, 9-9 महीने बंद रहता है और कुछ ही महीने आपको रसाई हासिल होती है, उस इलाके की दास्तान जो है एक तस्वीर निगारी में लेके जाना और अपनी मेमोरीज़ को चेरिश करना, वो भी एक बहुत बड़ा काम था। तो मैं आपको मिलवाना चाह रही हूँ मैसम हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम मैसम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मैसम? आई एम गुड, शुक्र। मैसम, बारूद, गन पाउडर, Yeah. ये आपने बचपन में इसकी खुशबू भी सूंघी होगी, देखा भी होगा, क्योंकि आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ ये नॉर्मल चीज़ें हैं। Yes. यू कान मेक इट माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। तो आपने इस चीज़ों से जो है कैसे आपने तस्वीर निगारी की या तस्वीरों को ढाला गन पाउडर से? देखिए, एज एन आर्टिस्ट हमारी इंस्पिरेशन हमेशा हमारी सराउंडिंग होती है। हम जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं, और जिस चीज़ को हम ज़्यादा टू मच फील करते हैं, हम उसी से इंस्पायर होते हैं। तो गन पाउडर की स्टोरी बहुत एक फॉर मी इट्स नॉट अ न्यू स्टोरी, लेकिन हम बचपन में जब देखते थे कि लड़ाई होती है, लोग जाते हैं, बंदूक उठाते हैं, फायरिंग हो रही है, धमाका हो गया, तो उससे से ना वो एक आपकी मेमोरी में वो चीज़ स्टक हो जाता है। जब मैंने एनसीए में एडमिशन लिया, 4 साल मैंने जब वहाँ से डिग्री की, तो एंड पे मुझे वो टेक्सचर, वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर मुझे जब समझ आ रहा था कि ये क्यों है, तो बाद में मुझे लगा कि ये वो दीवारों में जो बुलेट्स के मार्क है, ये वो मुझे अट्रैक्ट करे, जो टेक्सचर है, जो सरफेस है। और गन पाउडर का कॉन्सेप्ट भी यही है कि वहाँ पे जब वो यूज़ होता है गन में, तो वहाँ पे किसी को मारने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब यहाँ पे मैं उसको पेपर के ऊपर जब उतारता हूँ, जब मैं उसको फायर करता हूँ, तो वो एक अनइंटेंशनली मतलब प्रिडिक्टेबल चीज़ें बनती हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, जिसमें पोर्ट्रेट्स में बनाता हूँ। तो उसमें ये होता है कि यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि इसका जो असल रीज़न है वहाँ पे वो कुछ और है, लेकिन यहाँ पे हमने उस मेमोरीज को लेके आना है जो कि शायद बहुत कम दिखाया जाता है। अच्छा, आपको बिल्कुल चैलेंज तो पेश आया होगा व्हेन यू थॉट कि मैं गन पाउडर से जो है इलिस्ट्रेशन करूं या बनाऊं कोई ना कोई चीज़। क्या सबसे बड़ा चैलेंज था आपके लिए? मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं गन पाउडर मिलता कहाँ से है, तो मेरा उनको एक प्यारा सा है कि हर जगह पे लिखा है नो पार्किंग, फिर भी लोग पार्किंग करते हैं। हाँ। और इनके लिए एक लाइसेंस बनाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन जहाँ से मैं लेता हूँ, क्योंकि और भी इसके तरीके हैं, तो उसको मैं अपना काम दिखाता हूँ। लेकिन जो ड्यूरिंग माय प्रोसेस, क्योंकि जब मैं फायर करता हूँ तो वो एक फैसिनेशन प्रोसेस है। जिस तरह वी ऑलवेज सेलिब्रेट वायलेंस। फॉर एग्जांपल, 2 लोग होते हैं, जब उसकी लड़ाई होती है तो एक मारता है और एक मार खाता है। तो जो मारने वाला होता है वो सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ मैंने इसको मारा है, मैं जीत गया, मैं तो डोमिनेंट हूँ। लेकिन जो मार खाने वाला होता है ना, उसकी तो हालत खराब, वो कहते बस करें। लेकिन यहाँ पे हम वायलेंस को सेलिब्रेट करते हैं। जब हम फायरिंग करते हैं, जब आप बंदूक आपके कंधे पे आ जाते हैं, तो आपको एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ है, चैलेंजिंग ये है कि जब मैं उसको पेपर पे फायर करता हूँ तो वो कभी कभार उसका फ्लेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको बड़ा आपको इंटेंसिटी का पता होना चाहिए, क्वांटिटी का पता होना चाहिए, और क्या, और बहुत सारे पेपर मेरे ज़ाया भी हो जाते हैं और एंड पे वो एक काम भी बन जाता है। गन पाउडर महंगा मिलता है?
गन पाउडर उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी, मतलब महंगा तो है नो डाउट, और मटेरियल से जिस तरह नॉर्मल एक आर्टिस्ट पेंट के साथ पेंट करता है या पेंसिल के साथ पेंट करते हैं तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता एज कम्पेयर टू द पाउडर। तो यस इट्स एक्सपेंसिव। अच्छा, आपकी एक इलस्ट्रेशन जो है वो कितने दिनों में बनती है? क्योंकि आपकी पिक्चर्स चल रही हैं ये जो illustrations की। पिक्चर्स हैं ये असल पाराचिनार की दीवार के ऊपर रॉकेट लॉन्चर की फायर है। तो ये मिनिएचर की टेक्निक से ग्रेफाइट और गन पाउडर के साथ मैंने ठीक इसको है, ड्रॉ ग्राफिट किया के है। साथ, ठीक हाँ, है। मेरा काम कभी कभार हफ्ते भी लेता है और कभी कभार महीने भी लेता है, डिपेंड करता है स्केल और साइज प्लस मूड पे। अच्छा, आपने जब ये प्रोडक्ट डिज़ाइन की, आप अपना थीसिस दे रहे होगे एनसीए में, आपने 4 साल वहाँ से पढ़ा, आपको लगता था कि आपका काम जो है कमर्शियल बेसिस पे यूज़ होगा? बिकॉज़ ये तो एक आपका अपना ख्याल है, इस ख्याल को पूरी दुनिया जो है वो सराह नहीं सकती, पूरी दुनिया इसको ले नहीं सकती, क्योंकि लोग तो आज भी बहुत डरते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर हम पाराचिनार को और सिटीज़ या कंट्री से कंपेयर करें तो आपने शायद बंदूक नहीं देखा होगा अभी तक, आपने फायरिंग नहीं की। पाराचिनार के बच्चे बच्चे को वो बंदूक का पता होता है, क्योंकि वो एक टाइम तक की ज़रूरत थी कि उसको समझना। लेकिन जो मेरा काम है, मुझे ये कहा था कि मेरा काम थीसिस में महंगा था, तो उन्होंने टीचर्स भी कह रहे कि इसका प्राइस कम करो, और मेरा काम पहले ही दिन सारा सोल्ड आउट हुआ, क्योंकि इट वाज न्यू। किसी को ये नहीं पता था कि गन पाउडर के साथ भी आप ड्राइंग कर सकते अच्छा, हैं। सोल्ड आउट हो गए थे आप? सोल्ड आउट हो गया था। और क्योंकि जो मेरे इमेजेस हैं, वो जो रेफरेंसेस है रॉकेट लॉन्चर का फायर, रॉकेट लॉन्चर का नाम लोगों ने सुना, इट वाज वेरी न्यू फॉर द ऑडियंस। लेकिन उसको जिस तरीके से, मतलब अगर हम देखते हैं तो वो एक स्पाइरल मूवमेंट करता है, तो वो एक नया है। तो जो चीज़ ओरिजिनल होती है, नया होता है, उसका आइडिया तो जो होता demand- है yes, वो सेल होता है। yes. अच्छा, एक ये आपने स्कल्पचर रखा हुआ है जी, अपने जी। साथ, ये स्कल्पचर की क्या स्टोरी है, कौन है ये? ये स्कल्पचर, ये मतलब ये तो मेरे वालिद साहब का है, और ये अच्छा। मैंने कोई 6-7 साल पहले बनाया था, घर में बनाया था। वो साथ में वो लेटते थे और बैठते थे, तो ये फाइबर ग्लास में बना है। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब वेल्डर है, मेरी ज़िंदगी में 2-3 बहुत ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका मैंने 1-2 और इंटरव्यू में किया कि उनका नाम मैं उस वक्त लूँगा जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। उनका नहीं, मेरी ज़िंदगी की उसको भी बहुत क्रेडिट जाता है, और वो मेरी बहुत अच्छी एक गाइडेंस है, और वो हर एक चीज़ में उनकी बात मुझ पे ऐसे लगती है। और दूसरे मेरे वालिद साहब, क्योंकि मैं बचपन में अबू के साथ एज अ शागिर्द काम करता था, शॉप हमारी वेल्डिंग शॉप है, अभी भी अबू उधर काम करते हैं। तो मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे अबू है, मुझे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास मेरे अबू है। और मेरा ये है कि मैं जिधर भी जाऊंगा, इंटरव्यू जो भी है, तो मैं अपने अबू का स्कल्पचर साथ साथ लेके जाऊंगा, और उनको ये मैं क्रेडिट दूंगा कि वो आपकी बैकबोन थी बिसाइड दिस ऑल जर्नी। he can be a backbone, but I will say कि he is just like my soul in my body. अभी तक किस किस मशहूर पर्सनालिटी के स्कल्पचर्स बना चुके हैं? मेरे ख्याल में इनसे Father. और मशहूर पर्सनैलिटी मेरे लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी स्कल्पचर में ये है, क्योंकि हम एक स्कल्पचर स्टूडियो भी चलाते हैं, मेसम हुसैन स्टूडियो के नाम से। हमने पाकिस्तान में हर जगह भी, हर सिटी में ऑलमोस्ट काम किया है। 10 ईयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है, और मेरे साथ सारे आर्टिस्ट काम करते हैं, और स्टूडेंट्स भी आते हैं जो फ्रेश होते हैं, पाराचिनार के होते हैं, या लाहौर के होते हैं, या क्वेटा के होते हैं, बलूचिस्तान के होते हैं। लेकिन हमने क़ायद आज़म का स्कल्पचर बनाया है, रेंजर्स के जो वाघा बॉर्डर पे होते हैं, रेंजर्स के, उनके स्कल्पचर्स बनाए हैं, हमारे वीसी साहब के, और हमने स्कल्पचर बनाए हैं, और भी काफ़ी स्कल्पचर्स बनाए हैं। पाकिस्तान में आर्ट और एग्जिबिशंस का क्या ट्रेंड है? क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारे फ़न पारे हैं, ये पाकिस्तान या बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान की पहचान करवा सकते हैं? जी बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक कि जो पाकिस्तान में आर्टिस्ट हैं, जो हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमारी टीचर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी आर्टिस्ट हैं ना, ये हार्ड वर्किंग होते हैं, एक पहचान बनाते हैं, हमेशा काम करते हैं। और जो लोग मुसलसल कंटिन्यूसली कांस्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, उनका ना सिर्फ पाकिस्तान में, वो बाहर मुल्क में भी अपना नाम बनाते हैं, और अपने काम के थ्रू। और पाकिस्तान में भी आप काम करें, गैलरीज़ को ईमेल करें, या गैलरीज़ आपको खुद भी अप्रोच करते हैं अगर आप काम करते हो और आप नज़र आते हो।
थैंक यू सो मच मेसम। Thank you so much, और हाँ। मेसम हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, आर्टिस्ट फ्रॉम पारा चिनार, गन पाउडर के ज़रिए जो है तस्वीर निगारी करते हैं और इसके साथ साथ अपने इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, जो कि जिस तरह कि उन्होंने बताया कि उनकी इलस्ट्रेशंस जो हैं जो कि एक आइडिया बेस्ड थी और सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएँ, न्यू पाकिस्तान पे जाके कंटेंट देखें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।